हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके सारे डाउट्स को लेके, जो भी आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि जैसे हमने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है, तो फॉर्म फिल करने के बाद अब हमें इस फॉर्म को कहाँ पे सबमिट करना होगा, कितनी देर में हमें सबमिट करना है, कितनी जल्दी हमें सबमिट करना है, साथ ही हमारे एग्ज़ाम्स कब होंगे, हमारे असाइनमेंट्स कब होंगे, हमारी डेट शीट कब आएगी, हमें पता कैसे चलेगा, साथ ही हमें जो बुक्स हैं वो कैसे मिलेंगी। तो इसी के रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तब तक हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, असाइनमेंट कैसे आएँगे, पेपर किस तरीके से आते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं। तो जितने भी डाउट्स हैं आपके, मैं कोशिश करूँगी कि ये सभी एक ही वीडियो में मैं सॉल्व कर पाऊँ। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से एमए इंग्लिश का कोर्स किया था। तो जब मैंने फॉर्म भर दिया था, तो फ़िलअप करने के 1-2 दिन बाद ही मैं अपने स्टडी सेंटर में चली गई थी। तो आपको अपने स्टडी सेंटर में जाना है और स्टडी सेंटर में जाके आपको ये फ़ॉर्म जो है वो सबमिट कर देना है। उसके साथ उन्होंने मुझसे कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं माँगे थे, सिर्फ़ फ़ॉर्म माँगा था और फ़ॉर्म मैंने उन्हें सबमिट कर दिया था। फॉर्म फिल करने के बाद उन्हें मैंने अपना जो नंबर है वो दे दिया था, तो उन्होंने मुझे एक ग्रुप में ऐड किया था। तो उनका एक ग्रुप था जिसमें वो अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दिया करते थे, अगर कॉलेज किसी दिन बंद है, बाय चांस हम बुक लेने जाते हैं, तो या फिर हम फॉर्म जमा करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है? फिर हम बुक लेने जा रहे हैं, तो उस दिन कॉलेज बंद है या खुला है, तो वो उस पर इन्फॉर्मेशन डाल दिया करते थे अगर कॉलेज की छुट्टी होती थी। तो इसीलिए आप भी अगर अपने स्टडी सेंटर जा रहे हैं फॉर्म सबमिट करने, तो अगर उन्होंने कोई ग्रुप बना रखा है बच्चों का, तो आप उन्हें बोल दीजिए कि हमें आप सर ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे अगर उन्होंने ग्रुप कोई बना रखा होगा। नहीं तो अगर ग्रुप नहीं बना रखा है, तो उस केस में आप उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर आप ले लीजिए, ताकि आप उनसे पूछ सकें कॉल करके कि मेबी वैसे तो जो कॉलेजेस होते हैं, स्टडी सेंटर जो होता है, वो किसी ना कोई कॉलेज ही होता है। तो कॉलेज में जनरली छुट्टी तभी होती है जैसे गैजेटेड हॉलीडेज़ होती हैं, नॉर्मली जैसे कॉलेज में छुट्टी होती है तभी हुआ करती है। तो जो वर्किंग डेज़ में उसमें आप अपना जो है फॉर्म सबमिट कराने जा सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, तो आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए। ऐसे में आप उन्हें कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर हम अपना फॉर्म सबमिट कराने आ सकते हैं इस दिन, या आप अवेलेबल हैं या नहीं हैं, या किस टाइम पर आएँ। तो ये थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है आपके लिए। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ बुक्स का। तो अगर आपने हार्ड कॉपी के लिए ऑप्ट किया है, तो जो हार्ड कॉपी होती है बुक्स की, वो भी आपको आपके स्टडी सेंटर से ही मिलती है। तो जैसे बुक्स का मैं खुद भी कभी-कभी मैसेज करके या कॉल करके पूछ लेती थी कि सर बुक्स कब तक आएँगी? पर मैंने बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ऐसे कॉल नहीं किया, एक आध बार ही किया। तो कभी बार ऐसा भी होता है कि वो लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। बट जो हमारा स्टडी सेंटर था वो काफ़ी अच्छा था, तो वो जो कॉलेज था वो ग्रुप में डाल देते थे। उन्होंने हमें बता दिया था कि जब भी बुक्स आएँगी तो हम आपका ग्रुप जो बना रखा है उसमें डाल देंगे। तो वो कॉलेज की जो ग्रुप था जो उन्होंने बना रखा था बच्चों का, यूनिवर्सिटी वालों के जितने भी स्टूडेंट्स थे मतलब उस स्टडी सेंटर में, तो उन्होंने उसका ग्रुप बना रखा था। उसमें वो डाल देते थे कि बुक्स जो हैं वो आ गई हैं इस सब्जेक्ट की, और वो बच्चों के नाम भी डालते थे और एनरोलमेंट नंबर भी डालते थे कि इन एनरोलमेंट नंबर की और इन बच्चों की जो बुक्स हैं वो अवेलेबल हैं, और आप आके इतने से इतने बजे के बीच में ये बुक्स जो हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर हम जाके उस टाइम पे जो है वो बुक्स कलेक्ट कर लिया करते थे, और बस वो हमसे साइन कराते थे वहाँ पर कि हमने जो है वो बुक्स ले ली हैं। तब तक जब तक बुक्स नहीं आती थी, तब तक मैंने जो प्रिपरेशन करी अपनी, वो मैंने ई-बुक से करी। ई-बुक जो होती है वो बिल्कुल हार्ड कॉपी की जो होती है, बिल्कुल सेम टू सेम उसकी सॉफ्ट कॉपी होती है। तो ई-बुक कैसे डाउनलोड करनी है वो भी मैं आपको, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप वहाँ से अपनी ई-बुक डाउनलोड कर सकते हैं। सो ई-बुक से आप अपने जो भी हैं चैप्टर्स प्रिपरेशन कर सकते हैं एग्ज़ाम्स की तब तक, या फिर जब असाइनमेंट्स होते हैं तो उसके लिए भी थोड़ा-सा प्रिपरेशन तो करनी पड़ती है। तो उसके लिए आप जो है प्रिपेयर कर सकते हैं जब तक आपकी हार्ड कॉपी नहीं आती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हार्ड कॉपी बिल्कुल आपको तुरंत मिल जाती है। कुछ टाइम पेपर से कुछ टाइम पहले ही मिल पाती है। इसीलिए तब तक आप ई-बुक से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब जनरल जो कोर्सेज़ होते हैं उनमें यही पैटर्न रहता है कि 30 मार्क्स के आपके असाइनमेंट्स होते हैं और 70 मार्क्स का आपका रिटन पेपर होता है। तो 30 मार्क्स के असाइनमेंट्स होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। ऑनलाइन आपका एमसीक्यूज़ होते हैं, और एमसीक्यू आपको उसमें अटेम्प्ट करने हैं, वहीं पर ही अटेम्प्ट करने हैं। स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है, उस टाइम के अंदर अंदर ही आपको वो 30 क्वेश्चंस मतलब 30 मार्क्स का जो पेपर है वो अटेम्प्ट करना होता है।
अगर बाई चांस ऐसा होता है कि आपके नंबर कम आ गए फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आपको 1 अटेम्प्ट और दिया जाता है, यानी टोटल आपको 2 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। फिर उसमें अगर आपके मान लीजिए और कम आ गए, मान लीजिए आपके 30 में से 25 आए थे पहले में, और उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट आपने दिया, उसमें 24 आ गए, तो जो आपके ज़्यादा होंगे वो ही माने जाएँगे, तो इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो 2 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे, उसमें जो भी हाईएस्ट आपके होंगे वो आपके मार्क्स जो हैं वो कंसिडर किए जाएँगे। अभी मैं आपको ये भी बताऊँगी कि असाइनमेंट कब होते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं अभी आपके 70 मार्क्स के पेपर की, कि 70 मार्क्स का पेपर आपका कैसा होता है। तो 70 मार्क्स के पेपर में आपके 2 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन ए होता है और एक सेक्शन बी होता है। तो सेक्शन ए में जो होते हैं वो आपके टोटल 19 मार्क्स का होता है। 19 मार्क्स से 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें कि आपको 5 क्वेश्चन दे रखे होते हैं, लेकिन आपको करने सिर्फ 2 होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया 38 मार्क्स का सेक्शन नंबर ए। इसके बाद जो सेकंड सेक्शन होता है, सेक्शन बी जो है, वो आपका 32 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है, और जो आपके 8 मार्क्स के होते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन आपको टोटल 8 दिए होते हैं। 8 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन करने होते हैं, और ये आपके 32 मार्क्स के होते हैं। तो 38 + 32 ये हो गया आपका 70। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 4 क्वेश्चन आपको शॉर्ट करने हैं और 2 क्वेश्चन आपको लॉन्ग करने हैं। अगर आप अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपको अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे। अगर आप मतलब क्वालिटी आंसर लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब अच्छे पेपर लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो ठीक रहा, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करें। थोड़ा-सा पेपर मतलब कैसे लिख रहे हैं आप, थोड़ा हैंडराइटिंग का, हर चीज़ का थोड़ा फ़र्क पड़ता है, तो उस पे आप ध्यान दें, क्योंकि ऑलरेडी आप अभी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपने मतलब 12th वगैरह करी, तो आपको आइडिया होगा कि कैसे हम अपने आंसर्स को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, कैसे हम पेपर लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि अब होगा कब। अब जैसे मान लीजिए जिन्होंने जनवरी में यहाँ पर एडमिशन लिया था, तो उनके असाइनमेंट जो है वो आए थे जुलाई में, और उनके पेपर भी हुए थे जुलाई में, ठीक है। तो जिन्होंने जनवरी में असाइनमेंट के लिए मतलब जनवरी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, उनके असाइनमेंट और जो एग्ज़ाम हैं वो दोनों ही जुलाई में आए थे। तो और काफ़ी अच्छा टाइम मिलता है आपको असाइनमेंट करने के लिए। ऐसा नहीं कि आपने एक ही दिन में सारे असाइनमेंट कर दिए, मतलब ऑलमोस्ट लगाएं तो 1 डेढ़ महीना मिलता है आपको, पूरा डेट भी एक्सटेंड हो जाती है, आप देख सकते हैं। तो आप प्रीवियस की देख लीजिएगा, असाइनमेंट्स डेट मैंने डाल रखी है वहाँ पर, ग्रुप आपको मतलब वीडियोज़ में मिल जाएगी। तो अच्छा खासा टाइम मिलता है। तो ऐसा आप हड़बड़ी में, क्योंकि 4-5 सब्जेक्ट्स होते हैं हार्डली एक सेमेस्टर में, तो आप बहुत जल्दी में असाइनमेंट ना करें, थोड़ा सा प्रिपरेशन करें फिर असाइनमेंट करें, क्योंकि 30 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे तो आपका अच्छा परसेंटेज बनेगा, इन केस अगर आप ज़्यादा परसेंटेज चाहते हैं तो अगर जिन्होंने जनवरी में फॉर्म भरा है, तो आपको पता है साल में 2 बार ही एडमिशन होते हैं। तो जनवरी में फॉर्म भरने वालों का जुलाई में असाइनमेंट होगा, और जुलाई में ही आपके एग्ज़ाम हुए थे। ये मैं आपको बता रही हूँ जो अभी रिसेंट हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, यानी कि जिन्होंने अभी जुलाई में एडमिशन लिया है, ठीक है। तो जिन्होंने अभी जैसे एडमिशन चल रहे हैं, आपको पता ही है, तो जिन्होंने अभी जुलाई में एडमिशन लिया है, तो उनके अब कब होंगे, उनके जनवरी में होंगे, ठीक है। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, जिन्होंने जुलाई में एडमिशन लिया था उनके 16 जनवरी से असाइनमेंट स्टार्ट हुए थे, और 5 फरवरी से उनके रिटन एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे। तो जनवरी फरवरी आप लगा के चलिए कि 6 मंथ का गैप तो होता ही होता है। विदिन 6 मंथ्स जो है आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाने हैं, और विदिन 6 मंथ्स आपके असाइनमेंट की डेट भी आ जाएगी। वैसे इस चैनल पर मैं सभी अपडेट देती हूँ, जैसे ही असाइनमेंट आते हैं, या डेट एक्सटेंड हो रही है, या वर्कशॉप हो रही है, या प्रैक्टिकल हो रहे हैं, या ऑनलाइन कोई काउंसलिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो मैं तुरंत चैनल पे अपडेट कर देती हूँ। तो आप नोटिफिकेशन ऑन करके रख सकते हैं, ताकि कई बार क्या होता है हमें लेट पता चलता है, तो हमारे से मिस हो जाते हैं कई बार। तो इसीलिए आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे तो आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिल जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया, आप जुलाई में एडमिशन ले रहे हैं तो जनवरी या फरवरी में आपके असाइनमेंट्स और एग्ज़ाम जो हैं वो कंडक्ट होंगे। इसके बाद मैं आपको बैक का भी बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिए, और एग्ज़ाम देने के बाद जब आपका रिज़ल्ट आता है, तो रिज़ल्ट जो है उसके बाद आपके बैक फॉर्म भरे जाते हैं। तो जो बैक फॉर्म भरे जाते हैं, मान लीजिए कोई किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाता है, तो बैक फॉर्म भर के उसको क्लियर कर सकता है। और इम्प्रूवमेंट का भी फॉर्म आता है, अगर आपका इम्प्रूवमेंट देना है, आपको लगता है कि नहीं आपके मार्क्स कम आए, आप और अच्छा कर सकते हो, तो इम्प्रूवमेंट भी दे सकते हैं। साथ ही बैक फॉर्म सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है जो मतलब फ़ेल हो जाते हैं। अगर आपका कोई पेपर छूट गया, मान लीजिए
कोई ऐसा कारण हुआ जिस वजह से आप पेपर कोई नहीं दे पाए, तो आप बैक फॉर्म भर के वो पेपर जो है वो अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ दे सकते हैं। तो ऐसे में आपका ईयर भी बच जाएगा और नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको जो करंट वाला है आप वो भी दे देंगे, प्लस बैक वाला है वो भी दे देंगे। अगर कोई असाइनमेंट भी आपका छूट जाता है किसी कारण से, तो असाइनमेंट फॉर्म भी भर के आप जो है वो नेक्स्ट में उसको दे सकते हैं। ठीक है। एग्ज़ाम में आपको कोई भी एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती है, तो आप पहले ही डिवाइड कर लें कि नो एक्स्ट्रा शीट, है ना। कभी ऐसा होता है कि हम पेज भरने के चक्कर में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लिखने के चक्कर में कहीं हमारे मेन आंसर्स ही रह गए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती है। तो आपको जो भी अटेम्प्ट करना है उसी पेपर में करना है, तो आप उस हिसाब से अपने पेपर को डिवाइड कर लीजिएगा। इनकेस आप बहुत ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो आप पहले से डिवाइड कर लीजिएगा कि आपको 19 मार्क्स में कितने पेजेस के आंसर लिखने हैं और जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनमें कितने आंसर लिखने हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ, जो PYQs है, मैंने अपने मतलब जो क्वेश्चन थे उनके PYQs सबके मतलब एक बार देख लिए थे। तो PYQ से थोड़ा आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो। तो इससे मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पिछले साल के जो PYQs हैं उनको एक बार ज़रूर देखें, कि और उस पर देखने के बाद मैंने उनको जो बुक्स मिली थी वहाँ से उनमें टिक कर लिया था, उनके आंसर्स टिक कर लिए थे। तो इससे थोड़ा है कि पढ़ने में उस समय आसानी हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तो मतलब हम दे नहीं पाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जैसे आज एडमिशन लिया तो हम आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और 6 मंथ्स और लगातार पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो क्योंकि मोस्टली ओपन यूनिवर्सिटी से हम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रिपरेशन कर रहा होता है, कोई जॉब कर रहा होता है, तो ही हम ओपन यूनिवर्सिटी को ऑप्ट करते हैं। तो ऐसे में कि PYQs वगैरह सो आप लगा के रख लीजिए आंसर, तो जब जब आपको टाइम मिले तो उनको रिवाइज़ कर लीजिए। जनरली मैंने देखा कि हर यूनिट से ही कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बाकी ऑप्शंस तो आप पे रहते ही हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 5 क्वेश्चन है तो 2 अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन ए में, और जैसे 8 क्वेश्चन है सेक्शन बी में तो सिर्फ 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो जनरली हर यूनिट से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है। तो अगर मान लीजिए आपका एक यूनिट छूट भी गई, आपने उससे क्वेश्चन नहीं भी आया, तो दूसरी यूनिट से अगर आपको आता है तो आप वो अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इतना कोई मतलब इतना टफ पेपर नहीं आएगा। बाकी अगर आप अच्छे से करके जाएँगे, 2-4 यूनिट भी अच्छे से करके जाएँगे, तो आप उनसे ईज़िली जो है कर सकते हैं। बाकी PYQs कैसे डाउनलोड करने हैं उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो PYQs आप ज़रूर देख लें। असाइनमेंट कब से कैसे करने हैं अटेम्प्ट उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो भी आप देख सकते हैं। और आई थिंक और एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिए और आपको लगता है कि मैंने एग्ज़ाम दिए और मेरे एग्ज़ाम अच्छे गए थे, बट जो मेरे मार्क्स आए हैं वो थोड़े कम आए हैं, तो एक स्क्रूटिनी का फॉर्म भी आता है। स्क्रूटिनी के फॉर्म से आप अपना पेपर जो है वो रीचेक करा सकते हैं। अच्छा, ये सब जो है इन सब के कुछ ना कुछ चार्जेस होते हैं, वो भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो बैक फॉर्म के भी चार्जेस होते हैं, इम्प्रूवमेंट के भी चार्जेस होते हैं, स्क्रूटिनी फॉर्म के भी कुछ ना कुछ चार्जेस होते हैं। मतलब आई थिंक 200 रुपये, 300 रुपये ऐसे-ऐसे करके बैक फॉर्म के शायद 300 होते हैं, स्क्रूटिनी के शायद 200 होते हैं। तो इस तरीके से आप अपना मतलब पेपर जो है रीचेक भी करा सकते हैं। अभी जैसे रिसेंटली स्क्रूटिनी का रिज़ल्ट भी आया था, तो आप उसमें देख सकते हैं कि कितने-कितने मार्क्स बढ़े थे। क्योंकि मैंने इसमें देखा एक स्टूडेंट के तो बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़े थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़े थे। लगभग 15 मार्क्स आई थिंक बढ़े होंगे, और बाकी स्टूडेंट्स के 2 या 3 बढ़े थे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के कुछ भी नहीं बढ़े थे, बहुत ही कम स्टूडेंट्स के बढ़े थे। तो अगर आपको मतलब कॉन्फिडेंस है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया और यहाँ पे चेकिंग में मिस्टेक है, तो आप स्क्रूटिनी फॉर्म भर के अपना पेपर को रीचेक भी करा सकते हैं। तो आई होप मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे वो कर सकते हैं। तो मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी बताया है यहाँ पर कि मतलब मैंने किया था, तो मेरा एक्सपीरियंस तो ठीक रहा और अच्छे से हो भी गया था। इवन मैंने कॉन्वोकेशन भी मैंने अटेंड करी थी। यहाँ पर कॉन्वोकेशन भी होती है, आप चाहें तो कॉन्वोकेशन में जा सकते हैं अपनी डिग्री लेने के लिए। तो मैं तो अपनी डिग्री लेने के लिए वहीं पर ही गई थी, और मार्कशीट जो है वो मुझे अपने स्टडी सेंटर से मिली थी। और हाँ, स्टडी सेंटर वालों ने ग्रुप में मैसेज डाला था कि इन बच्चों की मार्कशीट आ गई, वो आके कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं वहाँ पे गई थी, उन्होंने मेरा आधार कार्ड मांगा था, बट मेरे पास उस समय हार्ड कॉपी नहीं थी, तो सॉफ्ट कॉपी मैंने उनको दे दी थी फ़ोन से। उन्होंने प्रिंट आउट निकाल के उस पर मेरे साइन ले लिए थे। तो अगर इन केस आप भी अपनी मार्कशीट लेने जाएँ तो आधार कार्ड लेके चले जाएँ। बाकी और भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश करी है कि मैं आपके सारे डाउट्स ले पाऊँ। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।